नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 21 मार्च, डे है संडे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ध्यान रखिए, आज की जो वीडियो होती है यानी जो भी वीडियो संडेज़ को आती है उनमें न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नहीं होते, तो हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन फोटो के साथ, जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन दोनों की मीटिंग जो हुई है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और ये मीटिंग जो हुई है ये इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से फ्यूचर में आगे जाके एनहेंस होंगे उसके बारे में बात इनमें की गई है। और इसको भी हम आगे जाके इस न्यूज़ आर्टिकल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह जल्दी उठने की बात की गई है। अब देखिए, सुबह जल्दी उठने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है। आपका जो एक पूरा डे होता है उसमें होते तो 24 आवर्स ही हैं, बट अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? अपने डे को प्लान करने की। बिकॉज अगर आप लेट उठेंगे तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा रादर देन अपने जो नॉर्मल डे रूटीन है उसको फॉलो करने का। लेकिन अगर आप सुबह अर्ली यानी जल्दी उठते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने सारे जो टारगेट्स हैं जो भी आपको उस डे में कंप्लीट करने हैं, आप उनको शॉर्टलिस्ट करें और उन टारगेट्स की तरफ काम करना शुरू करें। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप ऐसे अपने टारगेट्स को प्री प्लान करेंगे तो उन टारगेट्स की शाम तक यानी आपका डे ख़त्म होने तक उन टारगेट्स का कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है और आप अपने टारगेट्स को ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अगर आप लेट उठेंगे तो उससे डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका जो नॉर्मल डे है वो चलता रहेगा और आप अपने डे को प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पाएंगे। आप जल्दीबाजी में काम सारे करते रहेंगे। तो बेसिकली ये हुआ कि लेट उठने से जो आपका डे है वो आपको एक तरीके से चलाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप अपने डे को चलाएंगे, यानी आप जैसा चाहेंगे आपके डे में चीज़ें वैसे उस तरीके से होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पर यही बताता है कि सुबह जल्दी उठने के क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से आप अपने डे को टैकल कर जाएंगे अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। यहाँ पर नीति आयोग की बात की गई है कि किस तरीके से नीति आयोग का जो डेवलपमेंटल प्लान है वो आज की डेट में इकोलॉजिकल कंसर्न्स और एक तरीके से जो ट्राइबल लोग हैं उनके अगेंस्ट जा चुका है। कैसे? अब देखिए, नीति आयोग ने जो प्लान बनाया था वो था अंडमान निकोबार में पोर्ट बिल्ड करने के लिए और उसे एक ट्रेड जोन में कन्वर्ट करने की बात के लिए बनाया था। इसमें क्या था, जैसे अंडमान निकोबार का 910 स्क्वायर किलोमीटर का जो आइलैंड है उसका करीब करीब 18% पार्ट और कुछ कुछ कोस्ट लाइन का एक क्वार्टर पार्ट जो है उसको लेके उसको यूज़ करके एक तरीके से किस तरीके से 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात की जा रही है और इसकी जो कॉस्ट है वो करीब करीब 12,000 करोड़ की एलोकेशंस की गई थी। लेकिन अगर देखिए, प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी है, कॉस्ट की एलोकेशन भी हो चुकी है, लेकिन मेन दिक्कत क्या रही है? मेन दिक्कत है इकोलॉजिकल कंसर्न्स और जो ट्राइबल लोग हैं उनके कंसर्न्स। क्यों? अब देखिए, जैसे होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने कई ट्राइबल लोग जो हैं और जितने भी पिछड़ी जनजाति के लोग हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं ताकि उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है और एक तरीके से उनका जो पूरा एरिया है जहाँ वो रहते हैं वो चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट ना हो। क्यों? किस तरीके से जो अर्बन लोग हैं वो उनके इन सब कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट ना कर दे, इसलिए उनको स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। और आपको पता हो कि आर्टिकल 371 जो है वो प्रॉपर्ली जो स्पेशल प्रोविजन स्टेट को दिए गए हैं उसी से डील करता है। तो यहाँ पर भी ये बात की गई है कि जो किस तरीके से ट्राइबल लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हमारे लिए, हमारे मिलिट्री स्ट्रैटेजिक व्यू से भी और एज अ प्रीशियस हमारा आप आइलैंड व्यू से कह सकते हैं। तो किस तरीके से उसे फ्री ट्रेड जोन और वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब आज की डेट में एक छोटा सा टसल जो है वो आ चुका है गवर्नमेंट के बीच में और लोकल्स लोग के बीच में। अब देखिए, अंडमान निकोबार जो है उसका एक तरीके से आप दिखा सकते हैं मिड 2020 में करीब करीब जून जुलाई के आसपास उसको अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में उसे डेजिग्नेट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि देखिए, अब ऐसी जगहों पे अगर आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है तो आपके लिए एक प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए। और एक यही तरीका था, जैसे उनको एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दे दी थी। यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक डेजिग्नेशन दे दिया गया, तो वो एक डेवलपमेंट जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसको अंडरटेक करने के लिए ऐसा डेजिग्नेशन जो था वो दिया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं जो टसल आज की डेट में हो रहा है वो इस डेवलपमेंट को किस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं काट रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको NBWL भी कहा जाता है, उन्होंने बताया कि जितना भी
एरिया जो है वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। उसके अलावा राइटर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो NBWL कमेटी है वो आज की डेट में ऐसा लगता है कि वो नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है उससे अनअवर है, यानी उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। अब देखिए टर्टल जो है वो आज की डेट में ऐसा पाया जा रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उनको कंजर्व करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है उसे फॉर्मुलेट किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो आज की डेट में NBWL कर रहा है, NBWL कमेटी जो कर रही है, उनके एक्शन से ऐसा लगता है कि वो उनको नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की जितने भी मतलब ऑन ग्राउंड काम चल रहा है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तभी तो वो इतने इकोलॉजिकल कंसर्न्स को एक तरीके से वॉयलेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो गैलाथा बे है वो एक इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन भी है और उसके बाद एक मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन कैसे, जैसा मैं आपको प्रीवियसली बताया कि अंडमान निकोबार जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा शिप्स भी वहाँ डॉक करती हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन है। और मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मरीन प्लांट्स हैं, मरीन एनिमल्स हैं जो इस कोस्ट लाइन पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कोस्ट लाइन में जो होती है वहाँ पर सनलाइट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है, और जहाँ पर सनलाइट आती है वहाँ पर फूड की जो मतलब फ्रूट की जो ग्रोथ होती है मरीन फूड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिशेज़ हो गया, क्रैब्स हो गए, ये सब फूड के लिए वहीं पर आते हैं। तो एक तरीके से ये मरीन बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि किस तरीके से जनवरी 18 को एक दूसरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी जो थी उन्होंने इसको एक जीरो एक्सटेंट इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, देखिए आप यहाँ पर नाम में ही पढ़ सकते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, यानी ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये जोन है और उसको कंजर्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस करी गई हैं और बताया गया है कि किस तरीके से आज के डेट में जो कंसर्न्स हैं वो एक तरीके से बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर ट्राइब्स की बात की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, एक तरीके से सोमफेन कम्युनिटी जो है, यानी एक तरीके की जो ट्राइब है उनका एक तरीके से घर है आज की डेट में, ये बहुत टाइम से वहीं रह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी ऑल्ट्रेशन किया जाएगा तो ऐसे ऑल्ट्रेशन जो होगा उससे डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन इस डेवलपमेंट की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो इस ट्राइब के लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आज की डेट में मेन जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि इकोलॉजिकल कंसर्न और ट्राइबल लोग जो हैं वो इस सब चीज़ों के अगेंस्ट हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अलार्मिंग चीज़ है आज की डेट में, जो कोविड के केसेज हैं करीब करीब आप कह सकते हैं 41,000 न्यू केसेस आ चुके हैं अगर आप इसको राउंड ऑफ करके ही कहें, और ये आ रहे हैं 8 राज्यों से। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 81% जो केसेज हैं वो अकेले सिर्फ महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से 24 घंटों में 188 लोगों की डेथ हो चुकी है, जो अभी टोल जो है वो दोबारा मतलब इंक्रीज़ करने लगा है। और ये डेटा किसका है, हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है ये। महाराष्ट्र जो है उसने सबसे हाई केसेस एक तरीके से रिपोर्ट किए गए हैं, और जो केसेस हैं वो 25,681 केस रिपोर्ट किए हैं। महाराष्ट्र के बाद जैसे पहला नंबर तो यहाँ हम लिख देते हैं महाराष्ट्र का है, दूसरा नंबर यहाँ पर बता रहे हैं कि पंजाब का है जहाँ पर 2,470 केस आए हैं। अब देखिए पंजाब जो बहुत बड़ा राज्य नहीं है उस हिसाब से 2,470 केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो एक तरीके से पंजाब में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद केरला में भी 1,984 केसेस आज के डेट में रिपोर्ट आ गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ जो है वो जनवरी तक तो कम हो चुका था, लेकिन अब ग्राफ दोबारा ऊपर को बढ़ने लगा है, जो अब एक मतलब बहुत मेजर कंसर्न है हमारे कंट्री के लिए कि दोबारा कई जगहों जैसे नागपुर में वहाँ पर लॉकडाउन करने की बात की जा रही है। MP के कई एरिया जैसे भोपाल में नाइट कर्फ्यू वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया है। तो चीज़ें दोबारा बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, और ये क्यों हो रही हैं, जब से वैक्सीन आई है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी डिस्कस किया कि जब से वैक्सीन आई है तो लोग जो है कोरोना की तरफ से कोरोना के लिए लोगों की बहुत ढील पड़ चुकी है, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस जो है देखी जा रही है, और जो आज की डेट में केस आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको बिल्कुल फॉलो करते रहिए, और बिल्कुल आप इन प्रोटोकॉल्स को ज़रूर इस तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड को जब तक एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तब तक हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहना है। अब इस आर्टिकल में US और चाइना की आज के डेट में बात की जा रही है, किस चीज़ के बारे में, आपको पता होगा कि US और चाइना जो है उनकी अलास्का में अभी मीटिंग हुई थी। किस चीज़ के बाद, क्वाड की मीटिंग होने के जस्ट बाद ही इस मीटिंग को कराया गया था। अब जनरली कल का जो आर्टिकल जो हमने पढ़ा एडिटोरियल, उसमें तो लिखा गया था, राइटर अपना ओपिनियन बता रहे थे कि किस तरीके से क्वाड के जस्ट बाद US ने चाइना के साथ एक मीटिंग कर ली, और उस मीटिंग के बाद US ने चाइना के सामने सारे क्वाड के पिटारे खोल दिए, जो भी डिस्कशन किया गया था, जो भी चाइना के खिलाफ एलिगेशन लगाई थी अलग अलग कंट्रीज़ ने, उस चीज़ को डिस्कस कर दिया। तो वहाँ पर राइटर ये ओपिनियन रख रहे थे।
लेकिन इस आर्टिकल में चाइना यूएस ने एक दूसरा स्टांस हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट किया है। क्या है वो स्टांस? देखिए, पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो यूएस और चाइना के जो टॉक्स हैं वो एक तरीके से बैंक के साथ स्टार्ट हुए। मतलब लगा कि हाँ, कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है यूएस चाइना के रिलेशन में, दोनों कंट्री जो हैं दोबारा एक ही लीडरशिप में आके इस वर्ल्ड को चलाएंगी, ऐसा सोचा जा रहा था। लेकिन एट द एंड हुआ क्या? चाइनीज़ ऑफिशियल ने जो टॉक्स हो रही थी ऑन द साइट उसको बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ही छोड़ दिया। यानी जैसे अब मान लो टॉक्स होती हैं किसी दो कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या सेक्रेटरीज में बात हो रही है, तो जब वो बात एंड होती है तो प्रेस को जो है उनको ब्रीफ करना पड़ता है कि क्या 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 चीज़ें हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में ब्रीफ करना पड़ता है। लेकिन चाइनीज़ ऑफिशियल जो है वो बिना प्रेस को ब्रीफ करे ही चले गए, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से इस मीट पे क्वेश्चन मार्क था कि ऐसा क्या हुआ मीट में कि चाइना इस मीटिंग को छोड़ के ही चला गया बिना प्रेस को ब्रीफ करे। ऐसा क्या आप कह सकते हैं डिफरेंस इन ओपिनियन आया हो सकता है, और हो क्या सकता है? क्योंकि अगर डिफरेंस इन ओपिनियन नहीं होता तो डेफिनेटली मीटिंग जो है हैप्पीली एंड होती। तो डेफिनेटली यूएस ने भी यही चीज़ बताई है। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलिवान, उन्होंने रिपोर्टर्स को, खैर उन्होंने तो ब्रीफ किया कि जो दोनों साइड्स यानी यूएस और चाइना जो थी वो एक तरीके से ऑर्ड्स में थी, यानी उनके ओपिनियन में डिफरेंस था, दोनों की एक तरीके से बातों में सहमति नहीं थी। तो ये एक मेन रीज़न था कि चाइना बीच से ही छोड़ के क्यों चला गया। और मिस्टर ब्लिंकन ने ये भी बताया कि जो जो एरिया जहाँ डिस्कशन हुआ वहाँ वो एरियाज थे ईरान का डिस्कशन, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान और क्लाइमेट चेंज का। इन सब चीज़ों से क्यों? ईरान में भी ईरान न्यूक्लियर डील होने वाली है इसलिए। अब नॉर्थ कोरिया जो है वो आपको पता है कि जो कंट्री के अंदर चीज़ें जो हैं उतनी सही नहीं हैं, तो और वो न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी दिक्कत की बातें हैं। उसके बाद अफगानिस्तान और जो तालिबान का यूएस का इशू चल रहा है उसके बारे में भी बात की जा रही है। और क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि आपको भी पता है कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और उनके जो क्लाइमेटिक कंट्रोल गोल्स हैं वो बहुत सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि इन सब चीज़ों पे बात की गई, लेकिन डेफिनेटली बात जो है वो कॉमन पॉइंट पे पहुंच नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से यूएस ने चाइना का जो शिनजियांग और जो हांगकांग तिब्बत में आज की डेट में जो कह सकते हैं इन्वेजन जो एक तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पर वो सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। एक तरीके से यूएस ने डायरेक्टली चाइना को ये सब चीज़ें कहा कि वहाँ के लोगों के राइट्स का सप्रेशन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उसके अलावा ये भी कहा कि जो उइगुर मुस्लिम का जिनजियांग प्रोविंस में जेनोसाइड हो रहा है वो भी एक तरीके से गलत है। लेकिन चाइना को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई, क्योंकि एक कहते हैं ना सच जो है वो कड़वा होता है, तो वही बात यहाँ भी है। साइबर स्पेस की भी बात की गई कि किस तरीके से आज के डेट में साइबर स्पेस में चाइना जो है क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो चाइना के सामने जब उनकी असलियत रखी गई तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई हैं। और उसके अलावा बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का वो चाइना के खिलाफ सैंक्शंस डाल सकता है। क्यों? जो हांगकांग में चाइना कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली चाइना को इतना ज़्यादा अपोज किया गया, तो इसलिए चाइना जो है वो एक तरीके से रूठ गया, वो उनका टसल हो गया आपस में बीच में, वो एक तरीके से उनके ओपिनियंस में डिफरेंस आ चुका है। इसलिए ये मीटिंग जो है एक फ्रूटफुल मीटिंग नहीं हुई, यानी ये मीटिंग जो है कोलैप्स मीटिंग कह सकते हैं। तो यूएस चाइना के जो टॉक्स हैं यहाँ पर, जैसा आर्टिकल खुद बताता है कि ये एक तरीके से सबड्यू नोट पे ही ख़त्म हो गए। चलिए अब इंडिया यूएस की बात आ जाती है। अभी तो तुमने यूएस चाइना की बात करी, अब इंडिया यूएस की बात करते हैं। देखिए, इंडिया यूएस के जो रिलेशन हैं आज की डेट में पीक पे चल रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? जैसे हम यहाँ पर भी बात की गई है किस तरीके से यूएस चाइना जो है एक साथ डिफेंस कोऑपरेशन को इंटेंसिफाई यानी और आगे बढ़ाएंगे। अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी किसकी? डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है कौन? जनरल लॉयड जेम्स ऑस्टिन III, यानी एक तरीके से ये वहाँ के आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल हैं। तो उनके बीच में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में डिस्कस किया गया कि आज की डेट में जो अमेरिका की जो पॉलिसी होने वाली है इंडो पैसिफिक में वो किस तरीके से इंडिया यूएस रिलेशन का एक सेंट्रल पिलर होने वाली है। क्यों? अब एक बिल्कुल मध्य स्तंभ होने वाली, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई होगी। यहाँ पर बात की गई किस तरीके से पास में लेमोआ, कॉमकासा, बेका, ये सब जो एग्रीमेंट्स थे ये साइन किए गए। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बेका जो अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ में था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। तो एक तरीके से बताया गया कि किस तरीके से 4 एग्रीमेंट भी साइन किए गए और हमें फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि इन चारों एग्रीमेंट्स का फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो, यानी दोनों इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज़ को इन एग्रीमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट जो है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा
अक्रॉस जो हमारे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है डिफरेंट। जैसे कुछ टाइम पहले हो रहा था कि कॉम कासा के अंडर में ही होता है कि जो नेवल हेडक्वार्टर्स हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो ये भी उसका पार्ट है। इमर्जिंग डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, क्यों? आपको पता है हमने यूएस से अपाचे हेलीकॉप्टर ख़रीदा है, चिनूक ख़रीदा है, C-130J सुपर हर्क्यूलिस जो है वो भी हमने वहीं से ख़रीदा है, C-17 ग्लोब मास्टर भी हमने वहीं से ख़रीदा है। ये चारों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं। उसके अलावा M777 हाउविट्ज़र आर्टिलरी गन भी हमने उन्हीं से ख़रीदी है। उसके अलावा हम और भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे, जैसे हमने कुछ ड्रोन्स भी उनसे भी रिसेंटली खरीदे थे, मुझे भी एकदम से नाम याद आ नहीं रहा, मैं उसको रिफ्रेश करके आपको बताऊंगा। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं और फ्यूचर में भी और ज़्यादा चीज़ें होने में लगी हुई हैं। तो किस तरीके से हमें डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि ये जो चीज़ें हैं ये और नेक्स्ट लेवल तक आगे जाएँ। उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में हम ऑयल जो है वो यूएस से लेते हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर हमारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो अच्छा नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को एनहेंस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ बात की गई है कि सैंक्शंस में की क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि यूएस ने साफ साफ कह रखा है कि जो भी रशिया के साथ डील करेगा उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और डेफिनेटली चाइना जैसी कंट्रीज में सैंक्शंस झेल भी रही हैं। लेकिन क्यों इंडिया ने भी तो डील किया, S-400 की जो डील करी है वो इंडिया ने भी तो करी है, लेकिन इंडिया पे अभी तक सैंक्शंस क्यों नहीं आए हैं? क्या रीज़न है? देखिए पहला रीज़न तो ये है कि हमारे इन यूएस के साथ जो हैं वो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए यही यहाँ पर फ़ायदा होता है किसका? डिप्लोमेसी का। हमारी डिप्लोमेसी जो है वो इतने अच्छी लेवल पे है कि हमने यूएस के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, और इसीलिए आज की डेट में यूएस जो है एक तरीके से उन्होंने हमारे पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। ऑल्दो वो हमें भी कहते हैं कि वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। किसके अंडर? काटसा एक्ट जो है। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये है काटसा एक्ट। तो काटसा एक्ट के अंदर ही यूएस जो है सैंक्शंस लगाता है, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर सैंक्शंस इसलिए नहीं पड़े हैं क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की गई थी इस पर्टिकुलर मीटिंग में, और इसी मीटिंग का एक दूसरा पार्ट हम अगली न्यूज़ में भी आगे जाके देखने वाले हैं। फिलहाल तो बात करते हैं म्यांमार के जो मिलिट्री कूप है उसकी बात। जस्ट एक हफ्ते पहले एक और न्यूज़ आर्टिकल ऐसा ही आया था बिल्कुल, जहाँ पर मिज़ोरम के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक गुहार लगाई थी कि इंडिया जो है अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता म्यांमार की तरफ। क्यों? देखिए आज की डेट में म्यांमार जो है वो मिज़ोरम जो है वो म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा बॉर्डर होता है ये, और इतना लंबा बॉर्डर शेयर करता है तो डेफिनेटली म्यांमार के जो लोग हैं वो मिज़ोरम में डेफिनेटली आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में तो कंडीशन बेकार है। जितने भी लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके मिज़ोरम की तरफ आएंगे, और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो टच करते हैं उनकी तरफ आएंगे ही आएंगे। अब क्योंकि मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि म्यांमार में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गड़बड़ हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लोगों को मार दिया जा रहा है, डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब दिक्कतें हैं ओवरऑल। तो इसलिए मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि हमें इन लोगों को असाइलम देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए, फूड देना चाहिए, प्रॉपर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं इंडिया में सेफली रह सकें जब तक इनकी कंट्री में कंडीशन अच्छी ना हो जाए। देखिए जैसे मैंने आपको पहले आर्टिकल में भी बताया था कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो अब एक तरीके से पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी या मिलिट्री रिलेशंस ही नहीं होते, लोगों का एक ट्रस्ट भी होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे। फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तान पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, एक एग्जांपल है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि म्यांमार के जो लोग हैं वो किस तरीके से इंडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तभी तो वो लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं आज की डेट में। वरना इंडिया में क्यों आते हैं वो लोग, आप ही मुझे बताइए। क्योंकि इंडिया के जो गवर्नेंस है, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया की जो एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इन पे म्यांमार के लोगों को भरोसा है कि अगर वो म्यांमार से निकल के इंडिया में जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ उनकी लाइफ्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो मतलब अपने कंट्री के कंपेरिजन में तो अच्छा ही रहेंगे। तो देखिए ये होता है एक तरीके से हम जो हमारी गवर्नेंस होती है उसको इन्हेंस करने की यहाँ पर बातें आ जाती हैं, छोटी छोटी बातें जो हर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन आपको नोटिस करनी है क्योंकि आप डेफिनेटली किसी ना किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई ना कोई जीडी, जैसा आप एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ जीडीज़ देते हैं, ये वहाँ भी आपका इंटरव्यूज़ होता है, तो वहाँ आपसे आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं, आपकी करंट अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस चेक की जाती है। तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, और ये सब चीज़ें आपको आगे जाके तो हेल्प काफ़ी ज़्यादा करने वाली ही हैं।
तो देखिए किस तरीके से वो कंट्री म्यांमार इंडिया पे इतना भरोसा करती है, और इसलिए जो जोरामथांगा जी हैं वो यही कह रहे हैं कि इंडिया को हम उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है जो वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। क्यों? एफिशिएंसी। अब देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि कई कंट्रीज़ जो हैं उनसे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो पाए गए हैं लोगों में जब उनको वैक्सीन दी गई। प्रोमिनेंटली मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की। क्यों? देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो आज की डेट में फाइज़र की वैक्सीन्स को जो है वो यूज़ कर रही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनका ऐसा कहना है कि कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट्स के सिम्टम्स देखे गए हैं। ऑल्दो WHO ने साफ साफ क्लैरिफाई कर दिया है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन दी गई है उस हिसाब से जो 40-50 लोगों में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं वो एक तरीके से बहुत ही निल है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते, मान लीजिए कि अगर 5% लोगों में भी पाए जाते ब्लड क्लॉट्स, तो हो सकता था कि मे बी जो वैक्सीन है उसी की वजह से ब्लड क्लॉट्स आए हैं। लेकिन इतने कम लोगों में आए हैं तो ये एक तरीके से वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है, ऐसा WHO ने साफ साफ कहा है। अब क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंट्री के अंदर ही चीज़ें हो रही हैं। जो यूरोप में होगा उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडिया में भी देखा गया है कि इंडिया में भी लोगों का कुछ कुछ कंसर्न हो चुका है कि क्या वैक्सीन सेफ़ हैं लोगों के लिए। अब देखिए बहुत टाइम से न्यूज़ आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि डेफिनेटली लोगों को अवेयर होना चाहिए कि वैक्सीन जो हैं वो उन्हीं के लिए बनी हुई हैं और उन्हीं को हेल्प करेंगी अपनी हेल्थ को एनहांस करने में। लेकिन फिर भी लोगों में ये डर है और इसीलिए ये आर्टिकल्स साफ साफ बताए जा रहे हैं। और इनफैक्ट ये आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो पोस्ट में बैठे हुए हैं, डायरेक्टर की पोस्ट में बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली वो ये सब चीज़ें बताएंगे तभी जाके लोगों में भरोसा जो है वो उठेगा कि वैक्सीन उनको लेनी है। तो उसी भरोसे को कायम करते हुए आज एक और न्यूज़ आर्टिकल जो NK अरोरा जी हैं इन्होंने बताया गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाके ये किस पोस्ट पे बैठे हैं। तो देखिए ये अभी ऐसा बता रहे हैं कि जो अभी ऐसी इंडिया में कोई प्रॉब्लम देखी ही नहीं गई है किस चीज़ में, वैक्सीन्स को लेके, कि वैक्सीन्स के जो कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो लोगों को बहुत दिक्कत करे हैं। और NK अरोरा जी कौन है? ये हेड हैं किस चीज़ के? ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप ICMR के। अब ICMR के ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप में है तो डेफिनेटली इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा इन चीज़ों को लेके, और इन्होंने ये सब चीज़ लिखी है तो डेफिनेटली लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि उनको वैक्सीन लेनी है, तभी जाके उनकी हेल्थ को एनहेंस होगा। अभी के बारे में बताया गया है कि स्टार्टिंग में 10,000 लोगों को वैक्सीन किया गया और उसमें से फीवर, पेन, इन सब चीज़ों के जो सिम्टम्स थे वो सिर्फ 40 लोगों में देखे गए थे। यानी देखिए इतने बड़े लोगों को, इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पे इतने कम लोगों में सिम्टम्स आए, तो डेफिनेटली वैक्सीन की वजह से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है और एक तरीके से वैक्सीन सेफ़ है। यहाँ ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की गई हैं, किस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ हैं कई लोगों में आ रही हैं, कई लोगों में थोड़ा देर में आती हैं, लेकिन ओवरऑल वैक्सीन जो है वो अपना पूरा रोल प्ले कर रही है। ओनली दिक्कत क्या है, लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और एक बार लोग आगे आके इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाके हम अपनी कंट्री को एक तरीके से कोविड से छुटकारा दिला सकते हैं। वैक्सीन की दोबारा बात आ गई। देखिए आजकल वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं। 154 करोड़ का प्लांट सेटअप किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन बनाने में। ऐसा कौन कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी, जो करेंटली चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है एक नई कंपनी की, यहाँ पर बात हो रही है भारत बायोटेक, तो आपने सुनी ही है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थोड़ी मैं यहाँ गलत, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये दो कंपनी के नाम आपने सुने ही होंगे, लेकिन अब ये कौन सी कंपनी है? हैफकाइन इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट है? देखिए यहाँ पर बात की जा रही है हैफकाइन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ये एक नई कंपनी है जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। अब देखिए हमने कल के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया था कि राइटर वहाँ बता रहे थे किस तरीके से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल्स को स्टेप लेने की ज़रूरत है, हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि वैक्सीन की ड्राइव को और इन्हेंस किया जाए। तो देखिए स्टेप ले लिया गया। वहाँ पर एक चीज़ डिस्कस भी की गई थी किस तरीके से हमें और कंपनीज़ को भी वैक्सीन ड्राइव में, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज़ में वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगी उतनी ज़्यादा वैक्सीन होंगी और उतने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो जो चीज़ कल के आर्टिकल में डिस्कस की गई थी वही चीज़ आज इंप्लीमेंट होती हुई भी दिख रही है कि एक नई कंपनी ऑन ग्राउंड आ चुकी है। मिस्टर ठाकरे के अकॉर्डिंग ये कंपनी जो है भारत बायोटेक के साथ कोलैबोरेट करके वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगी और इस चीज़ के लिए टोटल 154 करोड़ जो हैं एलोकेट किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है पहले स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में की जाएगी
और एक जॉइंट वेंडर के तहत की जाएगी। अब देखिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि आज के डेट में आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो डेफिनेटली हमें और ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और बाकी तो जो भी हो, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इन सब चीज़ों में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब चलिए बात करते हैं दोबारा इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड जेम्स ऑस्टिन III, इन्होंने आज की डेट में ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स को उठाया है। देखिए जो इससे पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी, जब वो डिफेंस मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हुई थी, तब चीज़ें अलग थी, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रैटेजिक अलायंस उनकी बात की गई थी। देखिए अब यहाँ मिल रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ, तो यहाँ पर जो बातचीत का लेवल होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा। और डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जैसा मेन पॉइंट जो है वो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। इन्होंने बात की गई है किस तरीके से आसाम में मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। अब आसाम में कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आसाम में आज की डेट में दिक्कत क्या है, माइग्रेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्रॉस बॉर्डर जो लोग आ जाते हैं, कहाँ से, बांग्लादेश साइड से, जो जितने भी लोग क्रॉस बॉर्डर करके आसाम के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनफैक्ट जो 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना, उसमें ये पाया गया था कि आसामीज़ लोग जो हैं, यानी आसामीज़ लैंग्वेज स्पीकिंग जो लोग हैं, वो सिर्फ 48% बच चुके हैं, यानी 50% भी नहीं है। तो देखिए यहाँ किस तरीके से बताया जा रहा है कि आसाम के लोग जो हैं वो आज की डेट में अपने खुद के स्टेट में एक माइनॉरिटी बन के रह चुके हैं। ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं वो वहाँ पर 50% से ज़्यादा हो चुके थे। तो इस टाइप की जो दिक्कतें हैं अलग अलग टाइप के कम्युनिटी के लोगों में, ये सब बढ़ रही हैं, और इसी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी देखा जा रहा है। और यही चीज़ जो है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने नोट कर ली और उसी के बारे में बात भी की गई। इनफैक्ट ये बातें जो है इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज की डेट में इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छे रिलेशंस के रूप में देखे जाते हैं। इंडिया यूएस का कोऑपरेशन, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो, चाहे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे एनर्जी रिलेशंस हो, चाहे स्ट्रेटजिक अलायंसेस हों, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली अब क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ों में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इंडिया और यूएस को एक तरीके से प्रॉपर डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए, प्रॉपर ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करते हुए चीज़ों को चलना है। हमें चाइना या बाकी कंट्रीज़ में जो होता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में वैसी चीज़ें नहीं करनी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया और बताया गया कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को रिमूव करने से एक तरीके से दोनों कंट्रीज जो है वो बहुत सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेंगी और पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेंगी। यहाँ ये चीज़ डिस्कस की गई थी। तो हमने इंडिया यूएस रिलेशंस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स आज देखे, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। तो आज हमने इन आर्टिकल्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही इंक्रीज़ होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस टाइप के एडिटोरियल डिस्कशंस और न्यूज़ आर्टिकल के एनालिसिस वीडियोज़ विद इन 30 to 40 मिनट्स टाइमिंग में मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।